हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल पर। जैसा कि जो आज हमारा मुद्दा है ना, आज हम बात करेंगे कि भारत में अभी हाल का जो मुद्दा चल रहा है कि जात के आधार पर जनगणना। आज हम ये जानें कि जात के आधार पर जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी है, और सबसे बड़ी बात इसमें हम ये भी एस्पेक्ट देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियों को क्या फायदा हो सकता है, भारत के नागरिकों को क्या फायदा हो सकता है। साथ सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे और योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं यहाँ पर कि भारत में सोचिए दो कोई परिवार है। ठीक है, सोचिए कोई दो परिवार है और दोनों ही गरीब है, लेकिन एक परिवार को सरकारी योजनाओं में फायदा मिल गया है और दूसरे को नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको जाति जनगणना उसके पास सरकार के पास नहीं है। तो अगर सरकार के पास जाति जनगणना नहीं होती है तो जो सरकार की जो योजनाएं चलती है जरूरी नहीं कि हर किसी के पास पहुंचे, तो उससे क्या होता है कि भेदभाव की स्थिति आती है। तो इसीलिए अब बात चल रही है जाति जनगणना की, जिससे योजनाओं का अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर किसी के पास पहुंच सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं जाति जनगणना होती क्या है। देखो, जातिगत जनगणना का मतलब आप सिंपल से समझो, जब सरकार आपका जो जनगणना है ना वो जाति के हिसाब से करने लग जाए। ये नहीं कि कितने लोग हैं, ये देखे कि कौन सी जाति में कितने लोग हैं, ये जाति जनगणना जाति के आधार पर। परिभाषा की ऑफिशियल रूप से बात करूं क्या होता है कि जातिगत जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार हर नागरिक की जाति की जानकारी एकत्र करती है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो। अगर सरकार के पास ये डेटा है कि कास्ट बेस पर अगर आपसे जनगणना करने लग जाए तो इसका मतलब यही होगा कि वो जाति के आधार पर जनगणना करना स्टार्ट कर दी है, तो ये जातिगत जनगणना कहलाती है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इसका उद्देश्य क्या है। देखो, इसका उद्देश्य है कि समाज में विभिन्न जो जाति वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास कर रही है सरकार कि भैया जो अभी अपने भारत में जितने अलग अलग कास्ट है उनके बीच की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है वो जानने का इससे प्रयास करेगी। साथ में उसको जैसे नीति निर्माण और संसाधनों का वो न्याय, जिससे वो जो संसाधनों का वितरण है एक नीड मतलब सोशल जस्टिस के हिसाब से कर सके, जिससे हर किसी के साथ एक सामाजिक न्याय हो सके। आपको समझ आई कि जातिगत जनगणना क्यों करना चाह रही सरकार कि भैया जो संसाधनों का वितरण है वो हर किसी को समान रूप से सुचारू रूप से पहुंचा सके। इसलिए वो जातिगत जनगणना करना चाह रही है कि हर किसी के पास उसके पास एक डेटा मिल सके कि कौन सा कास्ट आगे है, कौन सा कास्ट पीछे है, किस कास्ट में कौन कौन से लोग सबसे ऊपर तबके के हैं, कौन नीचे तबके के हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसका महत्व क्या है, इससे होगा क्या। देखो, जातिगत जनगणना करने से यह समझ में आ जाएगा कि कौन सा कास्ट नीचे है, कौन से हाशिए पर है। जो कास्ट हाशिए पर है सरकार उसके ऊपर योजनाएं बनाएंगी और उस कास्ट को समान प्रतिनिधित्व के लिए ऊपर लेकर उसको ऊपर लाने का प्रयास करेगी। आइए अब बात आपको समझ में, मतलब वो अब ये प्रयास करेगी कास्ट के बेस पे जितने लोग दबे कुचले रह गए हैं उनको भी आगे लाने का वो प्रयास करना चाह रही है सरकार। ये सिंपल भाषा में यही है। ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूं, आप एक बार पीपीटी को देख लो अच्छे से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आपको परिभाषा का मतलब समझ आ गया, इसका उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है। ठीक है, आगे चलूं, आ जाओ। देखो, अभी तक क्या होता था, अगर मैं बात करूं अभी तक की भारत में जनगणना कैसे होती थी। अभी तक भारत में जनगणना जाति आधार पर नहीं होती थी। अपना जो लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, वो भी कास्ट बेसिस पे नहीं होती थी। लेकिन जनगणना हर 10 साल बाद होता है, ये ध्यान रखना। 2001 में हुआ था, 2011 में हुआ था, 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना महाकाल के ये महामारी आई और उसके टाइम नहीं हो पाया। तो ठीक है, लेकिन उसमें जनगणना में क्या ओबीसी का नहीं लिया जाता, एसटी एससी के आंकड़े हाँ रखे जाते थे जिससे उनके लिए वेलफेयर स्कीम चला सके। लेकिन ओबीसी के लिए आज तक कोई ऐसी जनगणना नहीं की गई थी कि जनगणना के हिसाब से कि कितनी ओबीसी की संख्याएं हैं। अब ऐसा पहली बार ये अभी मंजूरी मिली है कि भैया अब जाति के हिसाब से भी जनगणना होगी, तो इससे ये पता चलेगा यादव कितने हैं, वैश्य, हर एक कास्ट, यादव हो चाहे कोई भी कास्ट हो, सबका एक डेटा रखना चाह रही है सरकार अपने पास, जिससे उसको ये पता चलेगा कि अभी भी सरकार में कितने परसेंट उनकी भागीदारी है, एमपी कितने परसेंट है, एमएलए कितने परसेंट है, सारी चीजों डेटा रखना चाह रहे। ठीक है, आखिरी बार जातिगत जनगणना कब हुई थी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि लास्ट टाइम जातिगत जनगणना कब हुई थी, हुई भी थी या नहीं हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1931। 1931 में लास्ट टाइम जातिगत जनगणना हुई थी, मतलब 100 साल पहले, भी अंग्रेजों के टाइम पे। आपको पता है अपना देश आजाद कब हुआ, 1947 में। भारतीय संविधान 1950 में बना, मतलब संविधान बनने के बाद अब तक कोई भी ऐसी जातिगत जनगणना नहीं हुई है, केवल एसटी एससी को लेकर हुई है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है आपको, आगे चलो। ठीक है, आ जाओ। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है कि जातिगत जनगणना अभी वर्तमान में क्यों चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, इससे पहले क्यों नहीं बना। देखो, बात है 2023 की। 2023 में बिहार में जाति के आधार पर जनगणना हुआ और उस जनगणना से क्या हुआ कि सारे और जितने अलग स्टेट थे वो भी बात मांग करने लगे कि भैया हमें भी अब पता करना है कि हमारे राज्य में कितना परसेंट कौन कौन से कास्ट है।
उससे फायदा क्या होगा? देखिए इससे मेन फायदा राजनीतिक पार्टियों को है, वो अपना वोट बैंक तैयार करेंगी। हालांकि कहना गलत होगा तो, लेकिन जो कटुता जो सत्य है, सत्य यही है कि लोग अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। तो 2023 में बिहार में ऐसी मांग हुई, इसके बाद देश में हर जगह ये मांग होने लगी। बिहार में 2023 के जातिगत जनगणना के बाद ये साफ हो गया, देश का हर कोना कोना में जितने भी राज्य वो कह रहे हैं कि अगर बिहार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, हमारा राज्य क्यों नहीं कर सकता। तो इसीलिए मुद्दा बहुत तेज हो गया है। तो 2023 का अगर बिहार की जनगणना हुई, उससे सामने क्या निकल कर आया कि वहां पे 63% ओबीसी ऐसे हैं, 63% ओबीसी हैं जो पिछड़े हैं। मतलब बिहार में सबसे ज्यादा कौन कास्ट है? ओबीसी का। ओबीसी 63%, मतलब एक तो अत्यंत पिछड़ा हो गया, एक पिछड़ा, दोनों को मिलाकर 73% डेटा है। ये मैंने आपको डेटा दे दिया, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था। ठीक है, ये आप यहां से देख सकते हो, ये रहा डेटा। ठीक है, जिसमें यह कहा कि देश भर में मतलब बिहार ने अपनी जातिगत जनगणना कर ली 2023 में, इससे ये पता चला कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 63% है। ठीक है, ये चीजें आपको यहां तक क्लियर है? इसलिए मुद्दा अभी फिलहाल में बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है। आगे चलो, आ जाओ। अगर मैं बात करूं कि नागरिकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो भारत के नागरिकों पे दो प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। एक तो पॉजिटिव भी देख सकते हैं, एक निगेटिव भी देख सकते हैं। पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं कि जो वंचित रह रहे हैं वर्ग, उनकी सही पहचान होगी। कैसे होगी? जो आज सरकार योजनाएं बनाती है, वास्तव में इसके पीछे कौन है ये नहीं पता है कि इनको कौन कौन सा मिल रहा है। अगर सरकार योजनाएं बना रही है, क्या सच में जिनके लिए बना रही है, क्या सच में उसके लिए वो मतलब योग्य है या नहीं है, या फिर सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन फायदा किसी और को होता है। तो इसीलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। इससे सरकार को रियल डेटा पता चलेगा कि कितने परसेंट कौन सी जाते हैं और जिनके लिए हमें डेटा बनानी है एक्चुअल में। और दूसरा क्या होगा, जातिगत डेटा से यह साफ हो जाएगा कि कौन सी जाति आज भी शिक्षा में, नौकरी में, स्वास्थ्य में पीछे है। जातिगत जनगणना से क्या पता चलेगा सरकार को कि इससे यह फायदा हो जाएगा कि भैया आज भी उनको ये पता चल जाएगा कि अभी भी वर्तमान में कौन कौन से शिक्षा में, नौकरियों में और आपका स्वास्थ्य में सबसे पीछे रह गए हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि मतलब कोई एक गांव है जहां पर दो कास्ट बिलोंग करती है, एक निषाद परिवार है, एक यादव परिवार है। यादव का जो परिवार है वो बेहतर आगे है शिक्षाओं को लेकर के, लेकिन निषाद परिवार के पास उतनी बेहतर विकल्प नहीं है अपने वो कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाए। तो सरकार उनके लिए भी अलग से योजनाएं बनाएगी, उनको प्रोत्साहन देगी धनराशि से लेकर सारी चीजें लेकर, जिससे वो भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ सके। ठीक है, उदाहरण से आपको क्लियर हुआ? आगे चलता हूं। अगला क्या है, योजनाओं का सही टारगेटेड लोगों को मिल पाएगा कि योजनाएं जो जिनको रियल में जिसको नीड है उन्हीं के पास पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? अब देखो ऐसे क्लियर होता है कि अभी जो सरकार जाति आधारित योजनाओं में अनुमान से काम करती थी कि उनको पता है कि इतने परसेंट ये जाति है, इतने परसेंट ये जाति है, अभी तक ऐसा होता था। लेकिन अब क्या होगा, जातिगत जनगणना से ये सरकार जान पाएगी कि किस जाति को क्या चाहिए। जातिगत जब जनगणना होगी तो सरकार को रियल डेटा पता चलेगा कि भैया शिक्षा में स्कॉलरशिप किसको चाहिए, स्वरोजगार योजनाएं किसको चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसको चाहिए। ठीक है, स्किल के बेस पर किसको प्रोग्राम चाहिए, क्या सारी चीजें हैं कि स्कॉलरशिप किसको चाहिए, किसको भत्ता चाहिए, सब कुछ इसको पता है। यहाँ स्वरोजगार किसको चाहिए, ये जातिगत डेटा से क्लियर होगा। अभी तक सरकार केवल इस हिसाब पे कर देगी कि भैया इतने परसेंट वाले जो लोग हैं, इससे कम जो पैसा कमाते हैं वो इस गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं। ऐसे डेटा के हिसाब से सरकार प्रोत्साहन करती थी, लेकिन जाति के हिसाब से ये क्लियर हो जाएगा कि ये जाति के ऊपर काम करने की नीड है, इन जातियों को आगे लेके आओ, अभी भी ये दबे कुचले हैं। इसलिए सरकार जातिगत आधार पर डेटा कलेक्ट करना चाह रही है। सामाजिक प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? अगर किसी जाति की संख्या बहुत कम है और उनके पास सांसद या अधिकारी कम है, तो जनगणना से यह सामने आएगा कि भैया इस कास्ट का जनसंख्या बहुत कम है और उसका एक भी अधिकारी या एक भी सांसद जो है वो हमारे किसी भी एमपी एमएलए के रूप में नहीं है। तो इससे भी उनको प्रोत्साहन मिलेगा और सरकार लाएगी उनके लिए भी कोई भी एक रिजर्वेशन का एक प्रावधान करके उनको भी आगे लेके आने का प्रयास करेगी कि इस एक कास्ट का एक नेता तो होना ही चाहिए। चीज आपको समझ आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूं? मैं क्या करना चाह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कोई कास्ट ऐसा है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है और उनका प्रतिनिधित्व सरकार में 0% है या 0.1% है। तो इससे क्या क्लियर होगा, सरकार को यह पता चलेगा कि ये जो जनसंख्या ये 10% पर है, पर इसका जो प्रतिनिधित्व है सरकार में 1% है। तो उसके बाद क्या होगा कि सरकार उनको भी आगे लेके आने का प्रयास करेगी, जैसे इनका सरकार में योगदान भी 100% हो सके। ये अपनी सारी बातें अपने प्रतिनिधित्व या अपने जिसको चुना नेता के माध्यम से अपनी सारी बातें संसद तक पहुंचा सके। इसलिए जातिगत यह सरकार जनगणना करवाना चाह रही है। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर है? आगे चलो, आ जाओ।
सामाजिक जागरूकता की अगर बात करूं, जातिगत आंकड़ों से सामने आने से ये होगा कि लोगों को अपनी स्थिति का बोध होगा। मतलब लोग ये जानेंगे कि हमारी जो कास्ट है, हमारे कास्ट के अंदर कितने परसेंट लोग शिक्षित है, कितने परसेंट लोग अशिक्षित है, और हमें कितना काम करने की नीड है। ठीक है, इससे ये बहुत अच्छी चीज है, इससे सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी कि इस कास्ट में ये चीजें कम है, यहाँ पे बढ़ाने की नीड है, कि शिक्षा में कम है, अधिकार इनको नहीं मिल रहा है, अधिकारी कम है, तो ये और मेहनत करेंगे और अपने जात को और ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं बात करता हूं इसको निगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या होगा। देखो सबसे पहला जो होगा ना, सबसे बड़ा जो है, जो अपना भारत एक राष्ट्रीय एकता को लेकर, जो भारत में यूनिटी ही यूनिटी क्या है कि डाइवर्सिटी को लेकर भी यहाँ पे यूनिटी है, इतने सारे कास्ट है, इतनी सारी असमानताएं, उसके बाद भी यहाँ यूनिटी है। लेकिन अब भारत में क्या होगा ना कि यहाँ पे जातिगत भेदभाव स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो शिक्षा है, यहाँ पे जो योग्यता है ना, ये शिक्षा नहीं, ये जातवाद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हर किसी की जाति दर्ज होगी और वो सार्वजनिक होगी, तो लोगों की पहचान जाति से जुड़ जाएगी, ना कि योग्यता से। हर कोई कास्ट, उसका कास्ट योग्यता हो जाएगा। आपको बात यहां पे समझ आ रही है अच्छे से? आगे चलता हूं, नतीजा क्या होगा? नतीजा इसका ये होगा कि शिक्षा, नौकरी, शादी जैसे मामलों में फिर से जातिगत हावी होगा कि भैया इस कास्ट का बंदा है, इस कास्ट का ही केवल यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए, और हर कोई अपने कास्ट के नाम से जाना जाएगा। और सरकार को भी एक राइट टू प्राइवेसी नाम की एक चीज होती है। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान में कहता है कि राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार का भी यहाँ पे हनन होगा। कैसे? जब आपकी जाति जब उजागर हो जाएगी तो आपका निजता का तो ये हनन ही हुआ ना। ये भी चीज यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है। दूसरा क्या है? सामाजिक टकराव की स्थिति बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कोई दो कास्ट है, एक कास्ट को अगर ज्यादा रिजर्वेशन मिल गया, दूसरे कास्ट को कम पड़ गया, तो आपस में लोग लड़ जाएंगे, आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा कि उसको आपने 10% कैसे दे दिया, इसको यहाँ पे 1% कैसे दे दिया। ये भी चीज बहुत जरूरी है। तो क्या होगा? हमारा समाज जो एकता की तरफ आगे बढ़ रहा था ना, फिर से यहाँ पर टूटने का काम करेगा। जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, नो डाउट, पर एक अच्छे तरीके से सुचारू रूप से वैज्ञानिक ढंग से करने की नीड है कि ये डेटा लीक होने ना पाए, केवल सरकार के पास ही रह जाए। अगर ये लोगों के पास पता चला, उससे क्या होगा? आपस में ये लोग लड़ने लग जाएंगे कि हमको इतना रिजर्वेशन मिला है, हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है, तो हम दबके क्यों रहे। कहीं भी होगा ये आक्रामक रूप लेंगे कि हम तो पूरे भारत में 50% बिलोंग करते हैं, कुछ भी होगा तो अकेले दम पे देख लेंगे। इनकी ये बातें आ जाएंगी। क्या पता कल को ये अलग कास्ट के बेस पे एक अलग राज्य की बनाने की मांग कर लग जाए कि हमारा कास्ट है और हम अलग से ये राज्य की डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे एक राज्य चाहिए, चाहे कोई भी कास्ट हो, ABCD XYZ कोई भी पार्टी हो। ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें? अगर मैं इसकी और बात करूं, राजनीतिक ध्रुवीकरण, ये कैसे होगा? राजनीतिक पोलराइजेशन कैसे होगा? ये समझो कि राजनीतिक दल जातिगत डेटा का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए कर सकती हैं। मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बताया था कि ये चीजें क्या, राजनीतिक जो पार्टियां हैं ये सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए भी यहाँ पे यूज कर सकती हैं। उससे क्या होगा? इससे सामाजिक एकता के बजाय जातिगत ध्रुवीकरण होगा। हर कास्ट के लोग अपने अपने नेता के पास रहेंगे और केवल कास्ट बेस पे सिस्टम पे रह जाएगा। सारी चीजें कास्ट पे आके अटक जाएंगी कि इस दल के नेता हो, इस दल का नेता ही काम करेगा। अगर मान लो आप किसी एक ऐसे समाज में रह रहे हो जहां बहुत सारे कास्ट के लोग रह रहे हैं, ठीक है, मान लो A की 50 वहां पे संख्या है, B की 30 है और C की 10 है, जो 50 वाले का तो वहां पे लीडर बन जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी बात होगी, अगर आपको B या C को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, अगर वो A के पास जाएगा तो क्या बोलेगा कि तुम्हारे दल का नेता नहीं है, तुम्हारे कास्ट का नेता नहीं है, तुम अपने कास्ट के पास जाओ। इससे सामाजिक एकता की बजाय सामाजिक टकराव होगा। ये चीजें आपको समझने की नीड है। ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छी भी है, गलत भी है, पर इसका जो क्रियान्वयन है ना वो सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा निजता का उल्लंघन, जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 21, निजता का आपका मूल अधिकार का भी हनन होगा। क्यों मूल अधिकार का हनन? ऐसे होगा कि भैया अब आपको नौकरी आपके कास्ट के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आपकी नौकरी आपके कास्ट के बेस पे तय होगी तो मूल अधिकार का आपका सीधे हनन हुआ। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे सोचने की नीड है। नो डाउट ये अच्छा हो सकता है, पर ये एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूं, अब मैं बात करता हूं निष्कर्ष इससे क्या निकलता है। देखो, जातिगत जनगणना एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग जरूरी है नीति बनाने के लिए, न कि जाति राजनीति के लिए। अगर आप कोई नीति बनाने के लिए अगर जातिगत जनगणना कर रहे हो तो बहुत सही है, नो डाउट, कि हर किसी को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। हर किसी के पास जो हाशिए पे जितने भी जनसंख्या है, जितने भी जाति है, वो हाशिए पर है, उनको बहुत ज्यादा लाभ होगा। लेकिन अगर आप वोट बैंक के लिए या राजनीति के लिए ऐसा करोगे तो सरकार के जो अपना जो देश है वो जाति के आधार पर उसके टुकड़े हो जाएंगे, सामाजिक एकता नहीं होगा, सामाजिक टकराव की स्थिति पैदा होगी। ठीक है, सामाजिक यहाँ पे बंटवारा के लिए ना करके अगर सामाजिक बराबरी के लिए चीजें किया जाए तो बहुत सही होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि
प्रशासन और सरकारी योजनाओं में इसका असर क्या पड़ेगा? प्रशासन में और सरकारी जो योजनाएं हैं इनमें इनका क्या प्रभाव पड़ेगा जातिगत जनगणना से? सबसे पहले क्या होगा? बेहतर योजनाएं बन सकेगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार इतने सारे नेगेटिव चीज है, लेकिन बेहतर योजनाएं कैसे बन सकेगी? मैं बताता हूं कैसे बनेंगी। जब सरकार को ठोस आंकड़े मिलेंगे कि कौन सी जाति कितनी गरीब है, तो किसे शिक्षा नहीं मिल रही है, तो और कौन स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं है, तब वो योजनाएं टारगेटेड बना पाएगी। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जब सरकार को ये पता चल जाए कि कौन सा ऐसा कास्ट है जो शिक्षा में भी नहीं है, उसको अच्छे से योजनाएं भी नहीं मिल रही हैं, और उसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उसको अच्छे से स्कीमें नहीं मिल पा रही हैं, तो सरकार उनके लिए बेहतर एक टारगेटेड बेस एक लक्ष्य आधारित करेगा, और सरकार एक अच्छे से मुहैया करा सकेगा उसके पास सारी चीजों को लक्षित रूप से। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। दूसरा, संसाधनों का अच्छे से वितरण कर सकेगा। जिन जातियों के पास संसाधन का अच्छे से वितरण नहीं हो पाया है, अभी तक केवल एक आंकड़े अनुमान की विधि से चलता था कि इन जातियों के पास कम है, इनके पास कम है, इनके पास ये स्कीमें पहुंचा दो। अब जो वेलफेयर स्कीम होगी ना, ये एक बेहतर तरीके से चलेगी, संसाधनों का एक अच्छे तरीके से बंटवारा होगा। ठीक है, आज की योजनाओं में कई बार एक ही वर्ग को बार बार फायदा मिल जाता है, जबकि दूसरे वर्ग पीछे रह जाते हैं। ये होगा तो किससे क्या होगा? जातिगत डेटा से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसको कौन सा स्कीम मिल रहा है, कौन से कास्ट को स्कीम नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी बहुत है। अपने भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, इतना सारा डेटा कलेक्ट करना, बहुत सारे अफसरों की नीड पड़ेगी, बहुत सारे पैसे खर्च होगा, और डर इस बात का भी है कि जरूरी नहीं कि जो डेटा सरकार के पास वो सही हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं अपने फायदे के लिए डेटा को गलत भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो यहां पे एक सुचारू रूप से, एक पारदर्शिता रूप से यहां पे काम करने की नीड है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं, या मैं हट जाता हूं? एक बार आप देख लो जो मैंने अभी आपको बात बोला। और इसके पीपीटी के लिए आप परेशान नहीं होना, मैं अपने टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगा। जिस बच्चों को पीपीटी चाहिए वो पीपीटी भी वहां से वो प्राप्त कर सकता है पीडीएफ के रूप में। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं कि जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो सकता है कि अनुमान या फर्जी भी हो सकती हैं चीजें। क्या हो सकता है? अगर किसी जाति के लोग को लगता है कि जातिगत डेटा से उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है, तो अपनी जाति को नीचे बता सकते हैं या अपनी जात को कुछ और बता सकते हैं, जिससे सरकार उनके ऊपर ज्यादा बेहतर काम कर सके। केवल फायदे के लिए वो अपनी डेटा को भी तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं, और राजनीतिक पार्टियां भी अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए भी ऐसा डेटा प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके उनको लोगों को ज्यादा फायदा हो। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आई? आगे चलो, आ जाओ। अब विदेशों में देखो, बात अभी तक हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं कि इंडिया में कैसा होता है, जातिगत जनगणना पहली बार है कि लास्ट टाइम कब हुआ था, सारी बातें हैं। लेकिन हम बात करते हैं विदेशों में, क्या पहले ऐसा विदेशों में होता आ रहा है कि भारत एक पहला ऐसा देश है जहां पे ये सारी बातें चल रही? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पहले अमेरिका में भी, अगर मैं अमेरिका की बात करूं, यहाँ हर दर 7 में जनगणना होती है। कैसे? वहां नस्ल के हिसाब से जातीयता पूछी जाती है कि भैया तुम्हारा कौन सा नस्ल है। ठीक है, उदाहरण कि लोग बताते हैं कि मैं अफ्रीकन हूं, अमेरिकन हूं, या फिर हिस्पैनिक हूं, या एशियन हूं, या फिर व्हाइट हूं। ये अमेरिका का है, अमेरिका पे भी होता आ रहा है जातिगत जनगणना, तो इसमें डरने की बात नहीं है। ब्राजील में भी होता आ रहा है, वहां के लोग बताते हैं कि भैया मैं काला हूं, या गोरा हूं, या फिर मैं मिश्रित हूं। और यही इसका उपयोग कहां पे होता है? वो क्या करते हैं, सरकार इससे वो समझ पाती है कि किनको हम योजनाएं देने की नीड है, कहां पे शिक्षा में किसको कौन पीछे है, कौन सरकारी योजनाओं में पीछे है, और सरकार अपना वहां पे ऐसे काम करती है जातिगत आधार पे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि साउथ अफ्रीका में भी होता है कि वहां पे काला कौन है, गोरा कौन है, व्हाइट इंडियन कौन है, वहां के हिसाब से भी ऐसे उनकी पूरा डेटा ली जाती है। तो ये कोई नया नहीं है, ये चीजें आपको क्लियर हो रही है कि भैया ब्राजील में भी, साउथ अफ्रीका में भी, और यहां तक कि अमेरिका जैसे देश में भी जातिगत आधार पर जनगणनाएं होती है, उनके रेस के हिसाब से चीजें होती हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या होता है कि दुनिया के कई देश जाति आंकड़ों के आधार पर ही सामाजिक न्याय लागू करते हैं। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो सामाजिक न्याय है ना, उनके कास्ट के बेस पे लागू करते हैं। तो भारत में डर कैसा? बस यहाँ पे यही में नीड है कि सुव्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से यहाँ पे काम हो सके, और पारदर्शिता यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। यहाँ पे ये देखना चाहिए कहीं पे डेटा टेम्परिंग ना हो सके, कोई राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए डेटा को तोड़ मरोड़ के ना पेश कर सके। बस यहाँ पे अगर ये चीजें सही हो गई तो शायद ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। हर किसी को समान प्रतिनिधित्व भी मिल जाएगा, और सरकार को यह भी पता चलेगा रियल में कौन सा कास्ट कितना पीछे है, फिर सरकार उस पर वर्क करेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं निष्कर्ष क्या निकलता है ओवरऑल जाति जनगणना से। एक निष्कर्ष, एक ओवरऑल मेरा क्या राय है, होना क्या चाहिए? देखो, जातिगत जनगणना समय की मांग है, लेकिन इसे राजनीतिक का औजार नहीं बनाना चाहिए, सामाजिक न्याय का जरिया बनना होगा।
ये राजनीतिक आधार नहीं होना चाहिए, राजनीतिक वोट बैंक नहीं होना चाहिए, ये सामाजिक न्याय का एक जरिया होना चाहिए। इसका मकसद होना चाहिए बराबरी, भागीदारी और अवसर, न कि बांटने की राजनीति। जो जातिगत जो जनगणना है, इसका मेन एम क्या होना चाहिए, अगर उद्देश्य की मैं बात करूं तो ये भागीदारी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, अवसर में बराबरी होनी चाहिए, ना कि समाज को बांटने की बात होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक दृष्टि से इसको बांटने की बात होनी चाहिए। ठीक है, जाति एक सच्चाई है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो नीति सही हो और नजर पर समानता हो तो यही सच्चाई हमें बेहतर भारत की ओर लेके जा सकती है। चीजें हर चीजें अगर ट्रांसपेरेंसी हो, नीयत साफ हो, जातिगत पूड़ियां कोई ना बेल रहा हो, अपना खुद की रोटी ना सेक रहा हो, तो एक बहुत अच्छा भारत को आगे बढ़ाने का एक नया कदम हो सकता है। आई होप आपको यहां तक वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि वर्तमान में जो भारत के मुद्दे चल रहे हैं उससे रिलेटेड क्या पर्सपेक्टिव है, क्या चीजें हैं, क्योंकि मैंने इसमें सारे आयाम आपके यहाँ पे कर दिए हैं। आपको कहीं और से वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। मैंने राजनीति भी बता दिया, भारत के नागरिक पे क्या असर पड़ेगा, सारी चीजें मैंने इसको बता दी है। साथ में मेरी यूपीएसआई की क्लास साथ में आई रही है, पीओकी का बैच में लेके आई रहा हूँ, और साथ में मैं यूपी जीके का लेक्चर लेके आई रहा हूँ। कुछ दिन में और भी क्लासेस ऐसे बढ़ेंगी, आप उसका मतलब धीरे धीरे आपको और अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहेंगी। और वर्तमान में जितने भी ट्रेंडिंग मुद्दे होते हैं भारत के अंदर, वो सारी मुद्दे मैं सीधे सीधे इस वीडियो के माध्यम से कवर करता रहूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।